हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता है ना। मजेदार बात, वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता। हम एक्चुअल में जो कमाते हैं वो होती है हमारी रियल इनकम, लेकिन इनकम टैक्स हमारी रियल इनकम पे टैक्स नहीं लेता, वो लेता है हमारी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स। इनकम टैक्स ये बताता है कि एक पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट कि आपकी रियल इनकम जितनी है उससे बहुत कम आपकी टैक्सेबल इनकम है बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन। और इसलिए क्वाइट पॉसिबल कि आप कमाते हो एक्चुअल में 20 लाख रुपए, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ता है सिर्फ 12 लाख रुपए पे। पता है क्यों? क्योंकि वो 8 लाख रुपए की इनकम हो सकता है एग्जेम्प्ट है। इनकम टैक्स में वर्ड एग्जेम्प्ट इनकम यूज नहीं होता। अगर इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ड एग्जेम्प्ट इनकम यूज नहीं होता। वहां पे वर्ड यूज होता है इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो इनकम जो टोटल इनकम का हिस्सा बनती ही नहीं। और मैंने आपको बताया है कि टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स की भाषा में टोटल इनकम बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। तो वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है उसे कहा जाता है एग्जेम्प्ट इनकम। अब बात आती है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, इन सभी की लिस्ट दी हुई है क्या हम इनकम टैक्स एक्ट पूरा पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी टैक्सेबल इनकम है और कौन कौन सी एग्जेम्प्ट? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में आपको एग्जेम्प्ट इनकम की तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन टैक्सेबल इनकम की पूरी लिस्ट नहीं मिलेगी। यहां पे लाइन लिखी हुई होती है कि अगर कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो वो टैक्सेबल है। एन इनकम विच इज नॉट स्पेसिफाइड एज एग्जेम्प्ट इज टैक्सेबल। कोई भी इनकम अगर वो एग्जेम्प्ट की तरह स्पेसिफाइड नहीं है तो वो टैक्सेबल है। यानी प्राय अगर कोई भी इनकम आपके सामने आती है और आपको ये बात नहीं समझ में आ पा रही है, आपने पूरा इनकम टैक्स खंगाला और आपको वो इनकम का कहीं रेफरेंस मिला ही नहीं, तो वो इनकम क्या होगी? वो इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि अगर वो एग्जेम्प्ट होती तब तो इनकम टैक्स में मिल ही जाता आपको, राइट? चलिए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा समझिए कि आपके छत के ऊपर से एक चिड़िया उड़ रही थी, राइट? और उस चिड़िया के पैर में 500 के नोट की एक गड्डी बंधी हुई थी। अचानक से हवा तेज होती है जब वो चिड़िया आपकी छत के ऊपर से जा रही थी और वो गड्डी खुल जाती है और आपकी छत पे वो 500 रुपए का नोट बिखर जाता है। आपको वो मिल जाता है, 500 के नोट की पूरी गड्डी आपको मिल जाती है, यानी 500 इंटू 100 50,000 रुपए। यही आपकी टैक्सेबल इनकम है या एग्जेम्प्ट इनकम है? तो हम चलिए खोजते हैं एग्जेम्प्ट इनकम में। क्या एग्जेम्प्ट इनकम में कहीं भी ये बात बताई गई है? तो ऐसी वाहियात बात तो कहीं लिखी ही नहीं है। ऐसी ये सब अजीबो गरीब बातें तो लिखी ही नहीं है एग्जेम्प्ट इनकम में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टैक्सेबल इनकम है। अंडरस्टूड? तो यानी इस तरीके की कोई भी इनकम आपको जो अचानक से मिल जाए वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। एग्जेम्प्ट इनकम स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है, राइट? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ऑल रिसिप्ट विच गिव राइज टू इनकम आर टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कोई भी रिसिप्ट जिससे आपको आमदनी हो गई वो टैक्सेबल है, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट, जब तक कि ये बात स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड ना हो कि इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। Such income which do not form part of total income are called exempt income. Such income which do not form part of total income are called exempt income. As per section 10 to 13b, certain incomes are either totally exempt from tax or exempt up to a certain amount. तो जो एग्जेम्पशन होती है वो टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। एग्जेम्पशन कैसी हो सकती है?
एग्जेम्पशन टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। तो चलिए पहले तो टोटल एग्जेम्पशन को समझ लेते हैं। देखिए इनकम टैक्स में ना आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के समय ही पढ़ा था कि आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलती है। तो एक बार एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन को देख लेते हैं फिर से। मान लीजिए आपके पास 5 इनकम है। इनकम कौन कौन सी है? ए बी सी डी ई। अब पता है मैं क्यों ए बी सी डी ई लिख रहा हूं? क्योंकि मैं एक्चुअल में अगर इनकम का नाम लिख दूंगा तो एक नई टेंशन आ जाएगी आपके सामने कि उस इनकम को पांचों हेड में पहले तो क्लासिफाई करो। तो ये सब टेंशन ही ना हो इसलिए मैं इनकम को ए बी सी डी ई लिख देता हूं। ठीक है, कोई 5 इनकम है, कौन सी है पता नहीं, कोई इनकम है जिसमें से बी इनकम के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलती है। ठीक है, और जो डी इनकम है उसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलती है। ये इनकम है कितनी कितनी मैं आपको बताऊं। ए है जो है वो 1,10,000 है, ये 1,20,000 है, ये 1,04,000 है, ये 1,06,000 रुपये है और ये 1,15,000 रुपये है। ठीक है, अगर हम इस इनकम की कंप्यूटेशन करें, मान लीजिए हमको करनी है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो ये कंप्यूटेशन कैसे होगी आइए देखते हैं। पहले तो ऑब्वियसली ये जो ए बी सी डी ई इनकम है ये अरेंज कर दिया जाएगा रिस्पेक्टिव हेड में और उसके बाद लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग को हेड की टेंशन लेनी ही नहीं है। तो हम कैसे लिख रहे हैं देखिए, हम लिखेंगे ए 1,10,000, हम लिखेंगे सी 1,04,000। आप कहेंगे बी कहाँ गया? बी इनकम एग्जेम्प्टेड है तो वो टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं बनती, वो नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। डी 1,06,000 रुपये, डी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन है लेकिन फिर भी इसे जोड़ना है। ई 1,15,000 रुपये, ये चारों इनकम को जोड़ दीजिए, इसे कहा जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। कितना हो गया? 6 4 10, 10 5 15, 1 3, 4,35,000। अब इसमें से हम करेंगे डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन हमें मिलेगी कितना? डी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन थी तो 1,06,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी आपको। 3,29,000, ये हो गई टोटल इनकम। क्या आपको ये बात समझ में आई कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में अंतर क्या होता है? एग्जेम्पशन टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं बनता। देखिए बना ही नहीं हिस्सा। एग्जेम्पशन टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं बना, लेकिन जिस इनकम के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलती है वो इनकम पहले जोड़ी जाती है फिर घटाई जाती है। लेकिन ये कब था? ये तब था जब बी की एग्जेम्पशन एक टोटल एग्जेम्पशन थी। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी की एग्जेम्पशन एक पार्शियल एग्जेम्पशन हो? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि इनकम पूरी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, पार्शियली एग्जेम्प्ट होगी, कुछ एग्जेम्प्ट होगी। अब एक बार फिर से मान लेते हैं कि मान लीजिए बी की एग्जेम्पशन जो है वो 40% की है। तो अब हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे होगी ये देखिए। अब हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फिर से करते हैं। ए इज 1,10,000, बी का सिर्फ 60% टैक्सेबल है, यानी 1,20,000 इंटू 60% कर दीजिए, 72,000 हो जाएगा। ठीक है, 40% एग्जेम्प्ट हो गया तो 40% पार्ट नहीं बनेगा। क्या 40% पार्ट ऑफ टोटल इनकम बना? नहीं, 40% पार्ट ऑफ टोटल इनकम नहीं बना, ओनली 60% जो टैक्सेबल हिस्सा है वो बना। सी 1,04,000, डी कितना था? 1,06,000 and E is 1,15,000. $5,07,000.
ठीक है, अब इसमें से हम करेंगे डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन था? डी वाले का था ना डिडक्शन। हाँ, 1,06,000, ये हो जाएगा 4,01,000। ये था ग्रॉस टोटल इनकम, ये हो गया टोटल इनकम आपका। क्लियर है आपको? नाउ इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 10 में क्या बताया गया है? इनकम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। ये जो एग्जेम्पशन है ना, पूरा एग्जेम्प्ट इनकम, ये सेक्शन 10 से लेके 13B तक रहता है। 10 से 13B तक है, जिसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे? एक तो सेक्शन 10 आया, 10AA आया, सेक्शन 11 to 13 इसको कवर करेगा, 13A 13B, यही टोटल कवरेज है एग्जेम्प्ट इनकम की। 10 से लेके 13B तक चलता है ये। सेक्शन 10 में वो सभी इनकम की बात बताई गई है जो किसी भी पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, वो सबके लिए एग्जेम्प्ट है। अगर ये इनकम कमा रहा है, चाहे कंपनी कमा ले, इंडिविजुअल कमा ले, एचयूएफ कमा ले, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। तो उसकी पूरी लिस्ट कहाँ पे है? सेक्शन 10 में। देन सेक्शन 10AA में क्या है? इसी तरीके से स्पेसिफिकली बताया गया कि यहां पे कौन सी एग्जेम्पशन दी गई है। अब यहां पे कौन सी एग्जेम्पशन दी गई है ये भी आप सुन लीजिए। यहां पे एग्जेम्पशन दी गई है इनकम ऑफ न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहला वाला तो क्लियर हो गया ना। सेक्शन 10 में कौन सी एग्जेम्पशन है? वो एग्जेम्पशन जो किसी भी पर्सन के लिए, वो इनकम जो किसी भी पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट है। वो इनकम जो किसी भी पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट है, मतलब अगर वो इनकम इंडिविजुअल कमा रहा हो, एचएफ कमा रहा हो, कंपनी कमा रही हो, फर्म कमा रही हो, कोई भी कमा रहा हो, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नाउ इनकम ऑफ न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट इन एससीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है ये एससीजेड? व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? चलिए मैं आपको बताता हूं। कभी आप ट्रेन वगैरह से जाते हो तो देखते हो कुछ लैंड वगैरह आपको दिखाई देती होगी रास्ते में, जो अनयूटिलाइज्ड पड़ी है। मतलब वहां पे ना तो कोई कंस्ट्रक्शन है, आप देखेंगे ना तो कोई खेती हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बेसिकली एक जंगल है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जमीन है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, और जब भी गवर्नमेंट ऐसी जमीनों को देखती है तो परेशान होती है। ठीक है, इवन जंगल भी नहीं कहेंगे क्योंकि फॉरेस्ट इज इवन इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब ऐसी अनयूटिलाइज्ड लैंड है, मतलब वहां कोई खेती नहीं है, कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी अनयूटिलाइज्ड लैंड भी हमारे देश में बहुत सारी है। जब भी गवर्नमेंट हमारी इसे देखती है तो परेशान होती है कि भाई शहरों में इतनी भीड़ है और ये लैंड ऐसी पड़ी हुई है जो अनयूटिलाइज्ड है। तो गवर्नमेंट पता है ऐसी जमीनों को, ऐसे एरिया को डिफाइन करती है एज एससीजेड, कहती है, इसका नाम दे देती है, कहती है ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अभी इसे क्यों बोला जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कहना चाहती है ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये इकोनॉमिकली धंधा करने के लिए वायबल है, इकोनॉमिकल है, धंधा करने के लिए इकोनॉमिकल है। यहां धंधा करोगे इकोनॉमिकल होगा। कैसे इकोनॉमिकल होगा? गवर्नमेंट उस जोन में कहती है बिजनेस कोई भी करेगा तो हम आपकी इनकम टैक्स माफ कर देंगे। कभी कहती है हम आपको ये छूट दे देंगे, कभी कहती है इंपोर्ट के लिए लाइसेंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज तो हम नहीं देते हैं इसका लाइसेंस। हम आप जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे उसकी कस्टम ड्यूटी आपके लिए कम कर देंगे। हम आपको सेल टैक्स में, वैट में, जीएसटी में, फलना ढमका जो भी है, समय समय पे ये कहते आइए कि इसमें छूट दे देंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट ये कहती है ना कि इस जोन में आप धंधा कीजिए, हम आपको टैक्स माफ कर देंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हम यहां धंधा करेंगे। आप जरा सोच के देखिए कि हमारे देश में टैक्स कितना बड़ा है। सिर्फ इनकम टैक्स की बात करें तो 30% का इनकम टैक्स कॉर्पोरेट्स पे लग रहा है। अरे अगर टैक्स नहीं लगेगा तो आप ऐसे सींचिए, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा प्रॉफिट का तो गवर्नमेंट ही ले जाती है। कितना बड़ा हिस्सा बच जाएगा एक कंपनी के लिए। वो कंपनी जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉफिट कमा रही है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि उनको टैक्स नहीं देना है। तो टाटा, बिरला, अंबानी कहते हैं हम वहीं धंधा करेंगे, हम जाएंगे उस जंगल में, वहीं पे जाके धंधा करेंगे।
ठीक है, ये लोग पहुंच जाते हैं वहां बिजनेस करने के लिए। जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अरे यहां पे रोड तो है ही नहीं है, तो जब हम फैक्ट्री बनाएंगे अपनी तो उसके लिए जो सामान जाएगा, सीमेंट बालू ये सब कुछ कैसे जाएगा? तो कहते हैं काम करते हैं, पहले रोड बना देते हैं, यहां की रोड बन जाता है, फिर वो अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं वर्कर कैसे आएंगे यहां पे, क्योंकि यहां तो आसपास कहीं गांव ही नहीं है, ये तो ऐसा इग्नोर्ड टाइप का एरिया था ना वो तो, ठीक है। तो अब यहां पे कैसे वर्कर्स आएंगे? तो वो क्या करते हैं कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना देते हैं, खुद ही कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, वर्कर्स के लिए हाउसेस बना देते हैं, और आसपास के गांव में 200-250 किलोमीटर गांव से वर्कर्स को बुला लेते हैं, कहते हैं यहां घर पे रहो और यहां काम करो, यहीं पे फैक्ट्री भी है। वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जब काम करना शुरू कर देते हैं तो वर्कर्स कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई स्कूल है ही नहीं है, तो जंगल में तुम फैक्ट्री लाके खोले हो। तो अब अंबानी साहब, अडानी साहब, टाटा बिरला ये सब क्या करते हैं, वहां स्कूल भी बना देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई आपके बच्चे यही पढ़ाई करेंगे। अब स्कूल भी बन गया है। उसके बाद कहते हैं कि भाई हम बीमार पड़ते हैं तो बड़ा दूर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, वो वर्कर्स कहते हैं। तो कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, हॉस्पिटल भी हम यहीं बना देते हैं, हॉस्पिटल भी वो बना देते हैं। अब आपने देखा वो एक जंगल था जहां रोड बन गया, बिजली के खंभे लग गए, फैक्ट्री लग गई, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन गई, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, उस जंगल में मंगल हो गया। सरकार ने चवन्नी नहीं लगाई। क्या आपने देखा? सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या बोला, कहा ये SEZ है, यहां पे आके धंधा करो भाई, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। और बड़े बड़े हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वो गए और उस जंगल को कन्वर्ट कर दिए एक जीते जागते शहर में। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं, आपको जान के भी अचरज होगा। या जब गुड़गांव देख रहे हो, गुरुग्राम बोलते हैं उसको, तो दिल्ली की जितनी भी कॉरपोरेट हाउसेस थी, ठीक है, जिनके हेड ऑफिसेस दिल्ली में हुआ करते थे, दिल्ली की क्यों पूरे दुनिया भर की जितनी भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनकी हेड ऑफिसेस दिल्ली में हुआ करती थी, ठीक है, उन सब ने अपनी हेड ऑफिसेस शिफ्ट कर ली है गुरुग्राम में। आज गुरुग्राम गजब का सुंदर दिखाई देता है, एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ DLF ने उसे उतना सुंदर सजाया है। क्यों सजाने की नौबत आई? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक समय में गुरुग्राम जो एरिया है उसको SEZ डिक्लेयर किया था। एक्चुअल में गुरुग्राम बहुत पुराना शहर नहीं है, ये दिल्ली के आउटस्कर्ट का एक जंगल था। आप ऐसे समझ लीजिए, दिल्ली की बाउंड्री पे एक जंगल था, ठीक है, अनयूटिलाइज्ड लैंड पड़ी हुई थी, वहां पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होती थी, वहां पे कुछ भी नहीं होता था। गवर्नमेंट ने बहुत पहले उसे SEZ डिक्लेयर किया था, और आज आप देखिए, आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि वो किसी जमाने में एक जंगल था और आज इतना बड़ा शहर है हमारे देश का। नोएडा भी दिल्ली के किनारे का एक जंगल था। बहुत पहले इसमें एक बेनिफिट आई थी, मैं आपको बताओ भी दूं वो बेनिफिट क्या थी। गवर्नमेंट ने वहां पे बेनिफिट दिया था ना कि आप 8 साल तक सेल टैक्स इकट्ठा करो। पहले सेल टैक्स होता था, वैट नहीं होता था, GST नहीं होता था, पहले सेल टैक्स था, वैट था, फिर GST आया। तो सेल टैक्स वाली जमाने की बात है कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप 8 साल तक सेल टैक्स कलेक्ट कीजिए और हमें देने की जरूरत नहीं है, 8 साल बाद इकट्ठा सेल टैक्स दे देना। तो बेसिकली अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है भाई, 8 साल तक इकट्ठा करना है फिर दे देना है। जब आपको समझ में आएगा ना सेल टैक्स का अमाउंट कितना बड़ा होता है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने कितना बड़ा बेनिफिट दिया था, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी धंधे में, ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस को ही रोक के लोग धंधा कर ले रहे थे वहां पे। तो इससे नोएडा पूरा डेवलप हो गया। आज देख लीजिए नोएडा कहां पे है। नवी मुंबई आप सुने हैं, ये भी एक जमाने में मुंबई का आउटस्कर्ट एरिया था, स्लम एरिया था। ऐसे समझ लीजिए ये वो एरिया था जहां पे मुंबई का कूड़ा फेंका जाता था। और ग्रेजुअली देखिए जब गवर्नमेंट ने इसको SEZ डिक्लेयर किया, और आज नवी मुंबई और मुंबई में कोई अंतर ही नहीं है, ऑलमोस्ट कोई अंतर ही नहीं है। इस तरीके से वो डेवलप हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पे टैक्स बेनिफिट दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम SEZ डिक्लेयर करती है और SEZ में बिजनेस करने पे एग्जेम्पशन देती है। तो ये कवर कहां पे होता है, सेक्शन 10AA में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, सेक्शन 11 से सेक्शन 13। चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस को इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको चैरिटी हम नहीं बोलेंगे। चैरिटी क्या होती है इनकम टैक्स कहता है हम डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें चैरिटी बताता है जैसे एजुकेशन चैरिटी है, योगा चैरिटी है। अब आप कहोगे सर एजुकेशन चैरिटी है? हाँ, इनकम टैक्स ने एजुकेशन को चैरिटी डिफाइन किया है। इसलिए आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कोई भी स्कूल और कॉलेज 1 रुपया का इनकम टैक्स नहीं देता है। यस, ये चैरिटी है। अब आप कहोगे सर स्कूल कॉलेज तो ह्यूज पैसा कमाते हैं, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो 1 रुपये का भी टैक्स क्यों नहीं है? देखिए गवर्नमेंट चैरिटी कैसे डिफाइन करती है, हर चीज के पीछे एक लॉजिकल आंसर है। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज को प्रमोट करना चाहती है, इंकरेज करना चाहती है, तो उस पर टैक्स का बेनिफिट देती है। सीधा मतलब ये है, आप एक लाइन में समझिए, अगर गवर्नमेंट को इस चीज को, जो भी एक्टिविटी हो रही है, इस बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करना है, इंकरेज करना है, तो उस पर एग्जेम्पशन देगी। आपको लग रहा होगा एजुकेशन प्रॉफिटेबल है, इसको एग्जेम्पशन क्यों दे रही है, ये कोई चैरिटी नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे देश में एजुकेशन की जरूरत है। गवर्नमेंट कह रही है कि एजुकेशन प्रमोट होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेजेस इसीलिए खोलते हैं क्योंकि उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। मैं आपको बता दूं, शायद अगर गवर्नमेंट ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ले तो स्कूल और कॉलेजेस की अभी किल्लत हो जाएगी हमारे देश में। अगर वो कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है भाई, इट डजंट मैटर। लेकिन उसके भी कुछ प्रोविजंस है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जब भी किसी चीज को चैरिटी कहती है ना, तो कहती है कि इससे जो भी पैसा बनेगा यहीं पे लगना चाहिए, इससे जो भी पैसा बनेगा वो यहीं पे लगना चाहिए। मतलब अगर आप एजुकेशन से पैसा बना रहे हो तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन चैरिटी है अगर ये सारा पैसा जो आपने एजुकेशन से बनाया वापस एजुकेशन में लगा दिया। क्या आपने ये नोटिस किया है कि बहुत सारी स्कूलें पैसा कमाती हैं और उसे दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच बनती जाती है? क्यों? क्योंकि स्कूल से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका करेंगे क्या? वो चैरिटी तभी है, वो पैसा एजुकेशन का पैसा ना एजुकेशन में ही लग जाना चाहिए। तो इसीलिए उनके नए नए ब्रांचेस खुलते जाते हैं, खड़ाखड़ नई नई ब्रांचेस खुलती जाती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा एजुकेशन में लगाना है। ठीक है, 5 साल तक पैसा होल्ड भी किया जा सकता है। बहरहाल अभी ज़्यादा डिटेल में इन बातों को मत समझिए। दूसरा, योगा भी एक चैरिटी है। देखिए योगा पहले चैरिटी नहीं था, मैं आपको बताऊं, 2014 में योगा चैरिटी की डेफिनेशन में कवर हो गया। और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बाबा रामदेव के और मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इनफैक्ट आपको तो मालूम नहीं होगा, आप बहुत छोटे होंगे उस समय, जब 2014 का इलेक्शन था ना, तो बाबा रामदेव ने भी बहुत ज़्यादा मोदी जी के लिए प्रमोशन किया था। ठीक है, जो उनके योगा के शिविर वगैरह लगते थे उनमें मोदी जी के बारे में वो बताते थे अच्छी अच्छी बातें, लोगों को इंकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे, सो दैट दे गिव वोट टू मोदी जी। ठीक है, और इसीलिए देखिए हर जगह एक बहुत ही ज़बरदस्त हलचल थी, जिसकी वजह से 2014 में बीजेपी की सरकार आती है। ठीक है, 50-60 सालों से हमारे देश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और यहाँ बीजेपी की सरकार आती है। तो जैसे ही मोदी जी सत्ता में आते हैं, ठीक है, बीजेपी पावर में आती है, तो इन्होंने इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट किया। सबसे पहले बजट में हुआ था, 2014 के बजट में हुआ था कि योगा को डाल दिया गया था अंडर चैरिटेबल एक्टिविटी। अब आप ऐसे समझ लीजिए भाई, देखिए दोस्ती है ना भाई, बहरहाल आई एम नॉट एट ऑल पॉलिटिकल, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट्स ही बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, बाबा रामदेव का योगा जब एग्जेम्प्ट हो जाता है तो अब इससे क्या क्या फर्क पड़ रहा है, योगा से जितनी भी इनकम आ रही है वो सारी की सारी कहां लगानी है, योगा में लगानी है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे हम कोई इनकम कमा रहे हैं, लेकिन उस इनकम को भी अगर हम योगा में लगा दें तो वो भी एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बाबा रामदेव के पास एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो मल्टीनेशनल कंपनी को किराए पे दिया हुआ है, करोड़ों रुपए का तो किराया आ रहा है उस कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, अगर बाबा रामदेव ये कह दे ये करोड़ रुपए का जो किराया है वो हम योगा में ही लगा देते हैं, तो पता है वो करोड़ रुपए का किराया भी एग्जेम्प्ट है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। आई बात समझ में? मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, दैट मीन्स जो आप चैरिटी की डेफिनेशन में आता है उससे जो कमा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है।
अगर आप कोई और इनकम जनरेट कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी वगैरह से कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं और वो भी आप चैरिटी में जो आता है, जो चैरिटी की डेफिनेशन में आता है वो पैसा आप वहीं लगा रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्पशन कहां पे दी हुई है? सेक्शन 11 to 13। क्या अभी आपको सब चीज समझा रहे हैं? आंसर इज नो, अभी समझा नहीं रहे, अभी तो ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, अभी तो बस बता रहे हैं कि ये सब आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हर चीज जितनी एग्जेम्पशन मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, हर एग्जेम्पशन के पीछे मैं आपको लॉजिक दे पाऊंगा कि ये एग्जेम्पशन क्यों है भाई, हमारे देश के लिए क्या जरूरत है इस एग्जेम्पशन की। अगर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देगी तो ये धंधा प्रमोट होगा, और ये प्रमोट होना जरूरी है, हर बात को जस्टिफाई कर पाऊंगा। सिर्फ पूरे इनकम टैक्स में यही एक प्रोविजन है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और शायद हिंदुस्तान में कोई और जवाब दे भी नहीं पाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हमारे देश का कानून बनाने वाले हैं, यही सब तो कानून बनाते हैं, और अपने लिए बड़ा सुंदर सा कानून बनाए हैं कि हमारी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, कहते हैं सब इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज एग्जेम्प्ट। बीजेपी की, कांग्रेस की, इन सब की इनकम एग्जेम्प्ट है। ध्यान से सुनिएगा, नरेंद्र मोदी जी की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, अमित शाह की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, राहुल गांधी की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। इनकम एग्जेम्प्ट किसकी है? पॉलिटिकल पार्टीज की, बीजेपी की, कांग्रेस की इनकम, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। क्या इनके पास इनकम आती है? हाँ भाई, करोड़ रुपए की डोनेशन आती है, कई सौ करोड़ रुपए की डोनेशन आती है। ठीक है, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। यहां पे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी की एक इनकम पे टैक्स लगेगा, और वो है बिजनेस की इनकम। लेकिन मैंने तो कभी आज तक बिजनेस नहीं देखा। क्या आपने कभी देखा ये बीजेपी की दुकान है, ये बीजेपी का कैफे है, ये बीजेपी का शोरूम है? नहीं भाई, ये हो सकता है कि अमित शाह का शोरूम है, एक पॉलिटिकल पर्सन का हो सकता है, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को धंधा करते देखे हो? ये देखो बीजेपी की चाय की दुकान नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई धंधा ही नहीं है। और इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि कोई धंधा होगा तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, बाकी एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट ही है। और मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है कि क्यों एग्जेम्प्ट है, यही हमारे देश के कानून बनाने वाले लोग हैं, और अपने लिए बड़ा सुंदर सा कानून बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब ये क्या चीज है इलेक्टोरल ट्रस्ट? एक बात बताइए, काल्पनिक कहानी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं हूं। मान लीजिए 2024 के इलेक्शन के लिए मैं मोदी जी के लिए पैसा इकट्ठा, बीजेपी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता हूं, पब्लिक से पैसा लूंगा। तो आपको पता है इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है? इनकम टैक्स का कानून कहता है कि जो भी पैसा मेरे पास आएगा, ऑल रिसिप्ट विच कम्स टू मी विच इज अदरवाइज एग्जेम्प्ट इज टैक्सेबल। हम किस लिए पैसा ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। अगर मैंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूं, एक डब्बा बनाया, उस पर लिखा बीजेपी और आपके सामने रख दिया, आपने उसमें 500 रुपया डाल दिया, 500 रुपया किसके पास आया? मेरे पास, वो मेरी इनकम हो गई। अब बताइए, कोई भी किसी के लिए चंदा इकट्ठा करेगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए? नहीं, हम तो बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, वो मेरी इनकम हो गई, हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी बड़े शानदार है, अपनी इनकम एग्जेम्प्ट किए हुए हैं, तो चंदा मांग जो ले रहे हैं उनका नहीं, वो एग्जेम्प्ट कराएंगे। तो देखिए, उन्होंने कहा इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट है। अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है? बेसिकली हमको एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाना पड़ता है अगर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करना है। ठीक है, तो जैसे अब हम चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाएंगे। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदा आएगा, और वो चंदा कहां चला जाएगा? चंदा समझ गए ना, डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी। अब वो पैसा कहां चला जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी के पास चला जाएगा। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट की वो इनकम एग्जेम्प्ट है। बस ऐसे समझ लीजिए, हमने एक डब्बा बनाया, डब्बा पे लिखा डोनेशन फॉर बीजेपी, और वो डब्बा रख दिया, सबने लोगों ने पैसा डाला। ठीक है, ये क्या था? ये एक इलेक्टोरल ट्रस्ट है। जितना डब्बा में पैसा आया वो एग्जेम्प्ट है, वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं है। वो डब्बा उठा के हम किसको दे देंगे? पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया, उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है। पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जेम्प्ट है, वो तो पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट वाली भी इनकम भी एग्जेम्प्ट है। ये पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ही फायदे के लिए किया है। ठीक है, ये बात। अच्छा, इस चैप्टर में एग्जेम्प्ट इनकम में क्या आप सारी एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ेंगे? नहीं, कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है। ये बात जानने के पहले आपको इनकम क्या है ये समझनी होगी। अरे भाई, ये इनकम ही क्या है? ठीक है, तो कभी कभी वो इनकम बहुत
किसी स्पेशल हेड से रिलेटेड है, मतलब वो सैलरी से रिलेटेड है। अगर जब तक आप वो सैलरी हेड नहीं पढ़ लोगे आप इनकम ही नहीं समझ पाओगे, तो उसकी एग्जेम्पशन कैसे समझोगे? मैं कह दूं फलाना एक्स इनकम एग्जेम्प्ट है, अरे आपको समझ में ही नहीं आ रहा एक्स इनकम क्या होती है, तो एग्जेम्पशन जान के क्या करोगे? क्या समझ में आ गया आपको? तो कभी कभी एक इनकम ऐसी होगी कि किसी पर्टिकुलर हेड में पढ़ाई जाएगी, तो उसकी एग्जेम्पशन भी उसी हेड में पढ़ाई जाएगी। अगर कोई एग्जेम्पशन कैपिटल गेन से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो कैपिटल गेन हेड में ही पढ़ाई जाएगी। कोई सैलरी हेड से रिलेटेड है तो सैलरी हेड में ही पढ़ाई जाएगी। जब उस इनकम के बारे में बताएंगे तभी बताएंगे देखो ये एग्जेम्प्ट है। तो फिर इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में जनरल इनकम है, जिन इनकम्स को समझने के लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए और तुरंत आप इनकम को सुन के ही समझ सकते हैं कि ये कौन सी इनकम होती है, उसकी एग्जेम्पशन को यहाँ पे कवर किया गया है, जिन्हें किसी स्पेशल हेड में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, वहां पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा मैं कर रहा हूं बस? नहीं, ठीक है, हर बुक में, हर मटेरियल में, हर टीचर इसी तरीके से एग्जेम्प्ट इनकम को करवाते हैं, ठीक है। यही प्रोसीजर होता है एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ाने का, राइट। अब सबसे सुंदर बात, आखिरी बात और सबसे सुंदर बात, आपको पढ़ना है 10 और 10AA, यहां से लेके यहां तक आपको नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट इन कोर्स। कैसा लगा? मजा आया कि नहीं? आ गया होगा मजा, ठीक है। सो विद दिस हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम टर्म क्या है इससे आपको फेमिलराइज करना था। विल स्टॉप हियर।